नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी प्रतिमा, समीर और निधि। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पेपर लीक मामले की जांच अब और तेज हो गई है। 4 चरणों में होगी सीबीआई की जांच, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। पेपर लीक कैसे हुआ, इसकी जांच की जाएगी। सीबीआई की एक टीम पटना और एक गोधरा पहुंची है और वहां से जो गिरफ्तार लोग हैं उनको दिल्ली लेकर आया जाएगा। नीट और नेट पेपर लीक की जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। जब से सीबीआई ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में लिया है, तब से जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। सीबीआई ने इस मामले में आईपीसी की धारा 420, 406 और 120B के तहत एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा सीबीआई बिहार पुलिस से अब तक की जांच की रिपोर्ट मांगेगी ताकि पूरे मामले को समझा जा सके। जांच के लिए सीबीआई की एक टीम पटना और एक टीम गोधरा पहुंच चुकी है। सूत्रों की माने तो सीबीआई हर पहलू से जांच करेगी। सीबीआई के रडार पर एनटीए के वो अधिकारी हैं जिनकी सीधी भूमिका पेपर को लीक करवाने में हो सकती है। सीबीआई की नजर प्रश्न पत्र को तैयार करने वाले, उस पेपर की प्रिंटिंग करवाने और करने वाले, पेपर को देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंचाने और एग्जाम होने तक उनको सुरक्षित स्टोर करके रखने वाले समेत ऐसे कई लोगों पर है जिनके पास एग्जाम से कुछ घंटे पहले तक पेपर सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होती है। सीबीआई 1000 फोन नंबरों के डेटा की मदद से पेपर लीक करने वालों को भी ढूंढ रही है। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। सीबीआई क्या खुलासा करने वाली है, किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है, तमाम जानकारी आइए आपको देते हैं। तो किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है? 420 और धोखाधड़ी की जो धारा है उसमें केस दर्ज किया गया है। 406 यानी अमानत में खयानत की धारा लगाई गई है। 120 भी आपराधिक साजिश की धारा भी लगाई गई है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई के 4 पॉइंटर पर जांच। बता दें, पेपर बनाने, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन में लापरवाही की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। एनटीए के अधिकारी पेपर तैयार करने वाले रडार पर हैं। प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्ट करने वाले पर भी नजर रखी जा रही है, वो भी रडार पर। तो जैसा कि हमने बताया, सीबीआई इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। अब सीबीआई की जांच के जो 4 केंद्र हैं वो भी समझ लीजिए। दरअसल कहाँ हुई लापरवाही और कौन कौन रडार पर है, ये समझने की कोशिश कीजिए। लापरवाही हुई है नीट का पेपर बनाने में, ऐसे में रडार पर है एनटीए के अधिकारी। अगर पेपर की प्रिंटिंग में किसी तरीके की लापरवाही हुई है तो उसको लेकर जांच होगी। पेपर तैयार करने वाले रडार पर रहेंगे, उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। इसके अलावा पेपर ट्रांसपोर्टेशन में प्रिंटिंग करने वाले, अगर उनसे लापरवाही हुई है तो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने वाले रडार पर सीधे तौर पर आ जाएंगे और इन तमाम लोगों से सवाल जवाब का सिलसिला सीबीआई की तरफ से किया जाएगा। और इसी जांच से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सारा डेटा खंगाला जा रहा है। 1000 फोन नंबर्स के सारे डेटा को खंगाल रही है सीबीआई। पुराने पेपर लीक केस में सीबीआई के पास डेटा, नीट लीक केस में बरामद फोन नंबर से उसका मिलान किया जाएगा। 8 फोन्स को जांच के लिए सीएफएसएल भेजा गया है। तो नीट पेपर लीक कांड से जुड़ा यह पूरा का पूरा मामला, जिसकी जांच अब सीबीआई के हवाले है। 1000 फोन में आखिर कौन कौन से राज दफन हैं, इसकी जांच की जाएगी। एजेंसी के पास 1000 फोन नंबरों का डेटा मौजूद है। सीबीआई ने पेपर लीक केसेस में यह सारा डेटा जुटाया था। अब तक जांच में आए नाम, नंबरों से उसका मिलान किया जा रहा है। यह पूरा नेक्सस, यह मॉड्यूल क्या था, कैसे काम करता था, इसकी जानकारी फिलहाल सीबीआई जुटा रही है। यूजीसी नेट मामले में अब तक 8 फोन बरामद किए गए। 8 फोन्स को जांच के लिए सीएफएसएल भेजा गया है। मोबाइल का डेटा और डिलीट डेटा से भी उसका मिलान किया जाएगा। नीट आरोपियों से फोन के डेटा से इसका मिलान किया जाना है। तो कुल मिलाकर हमने आपको बताया कि कैसे सीबीआई अब अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। हासिल क्या क्या हुआ है अब तक, यह जानने के लिए सीधे रुख करते हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अब तक की अपडेट क्या है? तमाम डिटेल्स हमने अपने दर्शकों को दी है, लेकिन सीबीआई किस निष्कर्ष पर पहुंचती हुई नजर आ रही है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर?
जी बिल्कुल समीर, देखिए अभी 24 घंटे का वक्त बीता है सीबीआई को इस मामले की जांच मिले हुए। तो सीबीआई का कहना है कि 4 चरणों के अंदर सीबीआई इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। पहला ये कि पेपर कहां तैयार किया गया, दूसरा ये कि आखिरकार किस तरीके से पेपर का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, तीसरा कहां छपाई हुई, और चौथा जब सेंटर्स पर पेपर पहुंचा तो उसको किस तरीके से सील किया गया। तो इन 4 चरणों के अंदर कहां पर गड़बड़ी हुई, इस बारे में सीबीआई की टीम फिलहाल पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त सीबीआई की टीम न सिर्फ पटना और गोधरा में बल्कि कई अलग अलग शहरों में काम कर रही है। इसके अलावा जल्द ही सीबीआई इस मामले को लेकर एक एसआईटी गठित करने जा रही है, क्योंकि दरअसल अभी 2 शहरों के अंदर तफ्तीश चल रही है। लेकिन सीबीआई को जो अभी शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि दरअसल इस पूरे नेक्सस के जो तार है वो अलग अलग शहरों तक फैले हैं। तो ऐसे में एक एसआईटी का गठन करना बेहद जरूरी है। वो उस एसआईटी के अंदर जो तमाम शहर हैं जहां जहां इस तरीके की गड़बड़ियां देखने को मिली है, उन शहरों में जो सीबीआई की ब्रांचेज है वहां से चुनिंदा अधिकारियों को इस एसआईटी में शामिल किया जाएगा और उसके बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। खास बात यह समीर के पहली बार नहीं जब केंद्र बनाए गए 4 तय किए गए। जितेंद्र आपके पास आएंगे, एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें। पहले भी नीट एग्जाम में गड़बड़ी हुई है। 2018, 2021, 2022 में सीबीआई ने दर्ज की थी एफआईआर इस मामले में। 2022 में सॉल्वर गैंग के 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। 2021 में 4 आरोपियों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ था। 2018 में नीट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। तो पहले भी इसको लेकर मामला दर्ज हो चुका है। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, 2018 में भी 2018 से लेकर एफआईआर दर्ज हुई है, इसकी डिटेल भी सामने आई है। पहले भी उजागर हो चुका है मामला। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल निधि, देखिए मतलब इसका साफ है कि जो एनटीए है वो पहले से सवालों के घेरे में था। ये कोई नई बात नहीं है। इसको लेकर पहले भी जो सीबीआई है वो अपनी तफ्तीश कर रही है। 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की थी। ये जो एफआईआर थी दरअसल वो सोल्वर्स गैंग को लेकर थी। सोल्वर्स गैंग बाकायदा प्रॉक्सी कैंडिडेट का इस्तेमाल कर नीट के एग्जाम को क्लियर करवाया करता था। उसमें बाकायदा जो पेरेंट्स होते थे उनसे डील तय की जाती थी। 50 लाख तक पर जो कैंडिडेट होते थे वो वसूले जाते थे। तो इस तरीके की शिकायत सीबीआई को पहले भी मिल चुकी है। ऐसे मामलों में सीबीआई तकरीबन 2 दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, चार्जशीट दायर कर चुकी है और अभी भी इन केसेस में ट्रायल इस वक्त सीबीआई का चल रहा है। तो कहा जा सकता है कि एनटीए पहले से ही एक तरीके से कहा जाए कि सवालों के घेरे में था। जो नीट के एग्जाम होते हैं उसको जो कराने की प्रक्रिया होती है उनमें शुरुआत से ही कहीं ना कहीं गड़बड़ियां देखने को मिलती थी। और अब व्यापक तौर पर जो सीबीआई है वो इस पूरे मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। जी जितेंद्र, ये जो मामला अभी प्रकाश में आया है इसकी जांच की जा रही है 4 बिंदुओं पर जो आप बता रहे हैं। जो पहले मामले सामने आए हैं इसका मतलब किसी तरह का कोई पैटर्न है, कुछ लोग हैं जो क्या ऐसा लगता है कि लगातार शामिल रहे हैं। और ये पिछले एफआईआर की कॉपी भी हम दिखा रहे हैं जो 2018 में एफआईआर दर्ज की गई थी। तो क्या उस एंगल से भी सीबीआई द्वारा जांच की जाएगी कि कुछ लोग क्या लगातार संलिप्त रहे हैं इस तरह के मामलों में, या कोई एक पैटर्न है जिसकी वजह से इस तरह से बार बार पेपर लीक होते हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुमेरा, सीबीआई के पास बाकायदा 1000 नंबर्स का एक डेटा है जिसमें इसी तरीके के जो सॉल्वर गैंग्स हैं या फिर पेपर लीक करने वाले आरोपी हैं उन सभी के नंबर सीबीआई के पास मौजूद हैं, या फिर प्रॉक्सी कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके नंबर इसमें हैं। तो लिहाजा उस 1000 डेटा नंबरों के डेटाबेस के आधार पर सीबीआई अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। यही जानने की कोशिश कर रही है कि इस बार जो लीकेज हुई, जो पेपर लीक हुआ इस बार नीट एग्जाम को लेकर, क्या इससे पहले भी जो पुराने आरोपी हैं उनका कोई इस पर सीबीआई का कुछ कहना है? 2018 से अभी तक उनके पास 1000 फोन नंबर्स का डेटा बैंक भी था, उनके पास एफआईआर भी थी, तो अभी तक क्या कर रहे थे? सीबीआई इसको लेकर कुछ कहती है? जी बिल्कुल, देखिए जो सीबीआई के सूत्र हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो 2018 में, 2021 में, 2022 में जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें से एक एफआईआर तो एनटीए के आरोप के आधार पर ही दर्ज हुई थी। तो इन तमाम एफआईआर्स के अंदर जो नामजद आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी की गई थी, उनको अरेस्ट किया गया, उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई और अब फिलहाल मामला कोर्ट के अंदर ट्रायल पर चल रहा है। तो यही सीबीआई का कहना है कि दरअसल इस बार जो पूरा मामला सीबीआई के सामने आया है ये पहले से ज्यादा व्यापक है। तो कहीं ना कहीं बेहद लार्जर स्केल पर सीबीआई इस बार एक एसआईटी का गठन कर इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। जो मामले की तफ्तीश है उसको लेकर सीबीआई का कहना है कि क्योंकि दायरा जांच का काफी फैला हुआ है, काफी बड़ा है, कई अलग अलग शहरों तक जांच पहुंच रही है, तो ऐसे में जरूरी है कि अलग अलग ब्रांचेस के जो अधिकारी हैं उनको जांच में शामिल किया जाए ताकि जल्द से जल्द जो मेन एक्यूज है उस तक पहुंचा जा सके। तो सीबीआई की जांच का दायरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये जो जाल है कहां तक फैला हुआ है इसे पता लगाने की कोशिश सीबीआई की टीम कर रही है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।
हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल की ओर से इस बीच बड़ा दावा किया गया है। ई रिक्शा से बैंक में भेजा गया था बक्सा। ब्लू डार्ट कंपनी ने एसबीआई को भेजा बक्सा। कुरियर कंपनी से बैंक के रास्ते में लीक का शक जाहिर किया गया। ये तस्वीर हजारीबाग की है, जहां एक ई रिक्शा से प्रश्न पत्र भिजवाया गया था। ब्लू डार्ट कुरियर सर्विस ने इसी ई रिक्शा से प्रश्न पत्र को हजारीबाग के बैंक तक पहुंचाया था। आप देख सकते हैं कि एक ड्राइवर के भरोसे संवेदनशील प्रश्न पत्र को हजारीबाग भेजा गया। इस दौरान ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने कितनी लापरवाही बरती, ये आप देख सकते हैं। ये खुलासा नीट पेपर लीक मामले में आरोपी हजारीबाग ओएसिस स्कूल के प्रबंधक ने किया है। इस पूरे मामले में स्कूल के प्रिंसिपल ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। देखा गया कि एक ट्रक आया रांची से, जो क्वेश्चन पैकेट्स को लेकर पूछा गया कि ट्रक किसकी थी, तो बताया गया, उनके कर्मचारियों ने बताया वो नेटवर्क की ट्रक थी। नेटवर्क कहते हैं कि एक ट्रक जो कई सारी कंपनीज के लिए काम होता है, तो उसका ड्राइवर लेकर आया हजारीबाग से इनके उड़िया स्थित ऑफिस तक। वहाँ पर ट्रक लेकर आया, उसे वहाँ पे डंप किया और फिर वहाँ से ई रिक्शा में लेकर के इन्होंने बैंक पहुँचाया। टीम ने पूछा कि वही ट्रक जब यहाँ तक आई थी, 1-2 किलोमीटर दूर बैंक क्यों नहीं पहुँचाया। उन्होंने कहा कि ट्रक का ड्राइवर मना कर दिया, इसलिए ई रिक्शा पे ये सारी चीजें पहुँचाया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इसी मामले से जुड़ी नीट पेपर लीक में अब तक 25 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 4 राज्यों से 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार से 13 गिरफ्तारियां हुई हैं, झारखंड से 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, गुजरात से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं महाराष्ट्र से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरे कांड का दायरा कितना बड़ा है। और महाराष्ट्र से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुल 4 राज्यों से 25 आरोपी अब तक पेपर लीक कांड में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और पटना से शुरू हुए पेपर लीक मामले के तार गुजरात तक पहुंच चुके हैं। नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई की एक टीम गुजरात के गोधरा पहुंची, जहां गुजरात पुलिस से केस का हैंडओवर लिया जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई की एक टीम गुजरात के गोधरा पहुंची है, जहां केस के जांच अधिकारी से मिलकर केस की डिटेल्स को लिया जा रहा है। वहीं गुजरात पुलिस का कहना है कि सीबीआई को जो भी रिपोर्ट चाहिए वो दी जा रही है। नहीं, वो जो रेगुलर चल रहा है, ऊपर के लिए केस हैंड ओवर करने की जो भी कार्यवाही है वो अभी चल रही है, और उनको जो भी सपोर्ट चाहिए वो एक्सटेंड उनको कर रहे हैं, और ये केस जो है उनको हैंड ओवर करने की कार्यवाही चालू है। गुजरात में 9 मई को एक एफआईआर दर्ज की गई थी। दर्ज एफआईआर के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए गड़बड़ कर रहे हैं, जिसके बाद गुजरात के गोधरा में एक स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन पर आरोप है कि सभी ने 10 लाख रुपए की रिश्वत लेकर 27 अभ्यर्थियों से नीट यूजी पास कराने में कथित तौर पर मदद करने की कोशिश की थी। नीट परीक्षा में धांधली पर डीयू में प्रदर्शन हो रहा है। आज फैकल्टी में क्रांतिकारी युवा संगठन का प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। एनटीए के शीर्ष अधिकारियों की बर्खास्तगी की मांग भी की जा रही है। जो पहले से ही बदहाल स्थिति में हाहाकार में जी रहे हैं, ये बेरोजगारी में जी रहे हैं, हायर एजुकेशन में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, उन युवाओं से उम्मीद की जा रही है कि उस नेशनल ठग एजेंसी में विश्वास बना कर रखें। नेट का एग्जाम दे करके जो 30 लाख 40 लाख रुपए दे करके प्रोफेसर बन जाए, तो हमारे आने वाले देश के जो युवा हैं, जो छात्र हैं, उनको कैसी शिक्षा मिलेगी। जो गड़बड़ियाँ हो रही है, जो धांधली हो रही है, उसकी जाँच हो, क्योंकि सरकार जो जाँच कर रही है उस पर देश की जनता का भरोसा बहुत कम है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, एक जज के अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बिठाई जाए। दूसरी मांग हम कर रहे हैं कि जितने भी गड़बड़ियां हैं उन गड़बड़ियों को ठीक किया जाए और एक बेहतर व्यवस्था लाया जाए। कभी नीट का पेपर लीक हो जाता है तो हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं कि छोटा मोटा चीटिंग का मामला है, उसके बाद गोधरा से खबर आती है, बिहार से खबर आती है, लोग पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि तो बड़ा स्कैम है। तो हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र जो हमारे शिक्षक मंत्री है वो इस्तीफा दे और सुप्रीम कोर्ट के नजरिए में पूरा उनकी जांच किया जाए। देश भर में अब तक नीट परीक्षा में धांधली को लेकर दी गई याचिकाओं पर अलग अलग कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो गई है। ऐसी ही एक मामले की सुनवाई राजस्थान में हुई।
देश भर में नीट पेपर लीक मामलों में अलग अलग राज्यों में सैकड़ों याचिकाएं दाखिल की गई हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में आज एक याचिका पर सुनवाई हुई। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस अशोक कुमार जैन ने याचिका पर सुनवाई करते हुए एनटीए और केंद्र सरकार से 10 जुलाई तक जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से परीक्षा रद्द करने की गुहार लगाई है। नीट 2024 की जो यूजी की एग्ज़ाम है उसको रद्द करने की याचिका पे आज सुनवाई हुई कोर्ट में। कोर्ट ने ये कहा एनटीए को कि आप 10 जुलाई तक इसमें जो जवाब दें, याचिकाओं का जवाब दें। याचिका में हमने ये मांग उठाई है कि ये जो परीक्षा है उसको निरस्त किया जाए, साथ ही दोबारा परीक्षा की जाए, क्योंकि बिहार और बड़ौदा, हरियाणा यहाँ नकल हुई है, पेपर आउट हुआ है। चूँकि ये एक भारतवर्ष की एक एग्ज़ाम है, ये निरस्त की जानी चाहिए। इसको लेकर आज सुनवाई के अंदर जो अधिवक्ता है नीट के एनटीए की तरफ से अधिवक्ता है, उन्होंने कहा कि हम जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि मामले की सुनवाई अब 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में है। तो कोर्ट ने कहा कि इसके मामले की सुनवाई है वो 10 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट में की जाए। और नीट पेपर घोटाले में आरोपी के तौर पर एक शख्स का आपने नाम जरूर सुना होगा, चिंटू। इसकी पहली तस्वीर सामने आई है TV9 पर। सबसे पहले चिंटू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पटना के सेफ स्कूल से प्रिंट आउट निकालने में इसी शख्स का नाम सामने आया है। बिहार EOU के सामने चिंटू ये गुनाह कबूल कर चुका है और उसने बताया है कि किस तरह से उसने सारे पेपर का प्रिंट आउट निकलवाया था। ये पहली तस्वीर नीट पेपर लीक मामले के आरोपी चिंटू की आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। बताया जाता है कि चिंटू ने नीट सेटिंग में शामिल कुछ लोगों के नाम का खुलासा किया है। पटना के खेमनी चक स्थित लर्न एंड प्ले स्कूल में करीब 35 छात्रों को प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाने का जिक्र सामने आया है। चिंटू ने बताया कि यहीं पर उसने वाईफाई प्रिंटर की मदद से 10 से 12 फोटोकॉपी किए थे, जिसके बाद प्रिंटर खराब हो गया। रॉकी के माध्यम से सबसे पहले बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स और अंत में केमिस्ट्री का उत्तर आया था। मास्टरमाइंड अतुल वत्स, अंशुल सिंह समेत अन्य के सीधे संपर्क में रॉकी ही था। उसकी ही जिम्मेदारी चिंटू के माध्यम से बिहार में प्रश्न पत्र सप्लाई कराने की थी। चिंटू ने जिस रॉकी का जिक्र किया है वो बिहार के नवादा का रहने वाला है और रांची के कड़रू रोड में एक रेस्टोरेंट चलाता है। EOU ने रॉकी की तलाश में झारखंड के रांची और हजारीबाग समेत कुछ अन्य स्थानों पर बीती रात भी छापेमारी की। चिंटू ने संजीव मुखिया गैंग के कुछ लोगों को भी नीट का प्रश्न पत्र दिया था, जिनके कुछ छात्र भी झारखंड के हजारीबाग में परीक्षा दे रहे थे। पेपर लीक को अंजाम देने के लिए चिंटू ने 5 मोबाइल फोन और कई कंपनियों के सिम कार्ड फर्जी कागजात पर खरीदे थे। और नीट मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान आया है। इस पूरे मामले में जांच चल रही है, ये कहना है चिराग पासवान का। सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं, जो भी दोषी होगा इस मामले में उस पर कार्रवाई होगी। जांच पूरी तरीके से चल रही है और जो भी दोषी होगा, सरकार कतई नहीं भाग रही। हम लोग के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग खुद चिंतित हैं। मेरे प्रधानमंत्री ने सबसे पहले संभवतः ये बातें इस तरीके से सामने भी नहीं आई थी, तब से उनकी चिंता है। सारे स्टेक होल्डर्स से बात चल रही है, भले वो पेपर लीक का मामला हो या फिर जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स देकर कई छात्रों की चिंताएं बढ़ी हैं। इन तमाम विषयों को ध्यान में रखा जा रहा है। जांच एजेंसी भी अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी दोषी होगा, भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, इस बात को सरकार सुनिश्चित करेगी। नीट पेपर लीक पर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है। परीक्षा के लिए पुरानी व्यवस्था बहाल हो, ये मांग रखी है ममता बनर्जी ने अपनी इस चिट्ठी में। राज्यों की ओर से परीक्षा आयोजित कराने की व्यवस्था को बहाल किया जाना चाहिए। पुरानी व्यवस्था क्षेत्रीय शैक्षिक मानकों के अनुकूल थी। तो ये चिट्ठी लिखी गई है ममता बनर्जी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और इसमें मांग उनकी तरफ से मुख्यतः ये की गई है कि राज्यों में जिस तरह से पहले व्यवस्था थी, राज्य परीक्षा कराते थे, उसी व्यवस्था को एक बार फिर लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक पुरानी व्यवस्था क्षेत्रीय शैक्षिक मानकों के अनुकूल थी और इसमें अपने अपने क्षेत्र के मानकों के आधार पर परीक्षा कराई जाती थी। अब क्योंकि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा कराती है, जो अब सवालों के घेरे में है, जिसको लेकर जांच की जा रही है, तो ममता बनर्जी की तरफ से चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई है, ये मांग करते हुए कि पुरानी व्यवस्था को एक बार फिर लागू किया जाना चाहिए। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रविशंकर दत्ता जुड़ गए हैं। रविशंकर, क्या कुछ और इस चिट्ठी में लिखा गया है, क्या और मांग की गई है ममता बनर्जी द्वारा? देखिए, ममता बनर्जी द्वारा जो मांग किया गया है, ये जो स्टेट के हाथ में जो नीट और नेट का पूरा व्यवस्था था वो वैसे ही रहना चाहिए और इसके पहले जो पूरा
मामला सेंटर ने अपना हाथ में ले लिया था। इसके चलते जो परेशानी राज्य के छात्र छात्री को हो रहा है, इसके ऊपर वहाँ पे सवाल उठाया गया। ममता बनर्जी ने कहा है स्टेट के हाथ में जैसे पहले पावर दिया गया था जॉइंट एंट्रेंस का, वह वैसे ही रहना चाहिए और इमीडिएटली स्टेट के हाथ में पूरा दे देना चाहिए ताकि इंडिविजुअल स्टेट अपना मर्जी से सीट देके बच्चों को यहाँ पे एग्जाम ले सके। उसमें करप्शन का लेवल कम हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह की जानकारी दी रविशंकर दत्ता ने, जो पुरानी व्यवस्था थी ममता बनर्जी का मानना है कि उसी व्यवस्था को बहाल किया जाए। 2017 से पहले जिस तरह से परीक्षाएं कराई जाती थी राज्यों द्वारा, उसी तरह की परीक्षा मानकों को एक बार फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। जमानत पर रोक के खिलाफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी। दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर रोक के खिलाफ दी गई अर्जी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि हम हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। अब इस मामले पर सुनवाई 26 जून को होगी। सीएम केजरीवाल ने जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी। We have challenged the order of the Honorable High Court granting stay on the bail of Arvind Kejriwal. The matter was mentioned and it was listed today for the hearing. The court has said today that because the final order of the Honorable High Court is still not has come and it is likely to be pronounced tomorrow, so the matter has been adjourned for day after tomorrow. दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाई थी। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी। लोअर कोर्ट के फैसले को ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई पूरी होने तक बेल पर रोक लगी रहेगी। और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक जानकारी दी है। कहा यह गया है कि आतिशी का स्वास्थ्य बिगड़ा है, वजन और ब्लड प्रेशर कम हुआ है, कीटोन लेवल आज भी पॉजिटिव रहा और डॉक्टर्स ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी। आज मेरे अनिश्चितकालीन अनशन का चौथा दिन है। जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। इस बीच उनकी लगातार चिकित्सा जांच की जा रही है। डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट दी है उससे जाहिर है कि आतिशी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। मैम का जो वेट है, जब मैडम अनशन पे बैठी थी 65.8 था, जो आज है 63.6, मतलब 2 किलो 200 ग्राम वेट कम हुआ है 4 दिन के अंदर। और अभी तो ये 4th डे ऑफ अनशन है और जो आरबीएस है वो भी लगातार कम हो रहा है। और जो बीपी है, जब मैडम अनशन पे बैठी थी 132/88 था, आज जो है 110/70 है। डॉक्टर्स ने आतिशी के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी। डॉक्टर ने सलाह दी कि इतना कीटोन लेवल बढ़ना सही नहीं है, वो शरीर को लंबे समय तक डैमेज कर सकता है, वो स्वास्थ्य खराब कर सकता है। लेकिन मेरा स्वास्थ्य चाहे कितना भी खराब हो, मेरे शरीर को चाहे कितना भी कष्ट हो, ये अनशन करने का मेरा संकल्प दृढ़ है। और जब तक 28 लाख दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलता है, मेरा ये अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। एक तरफ आतिशी अनशन पर बैठी हैं तो दिल्ली में पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। लोगों को टैंकर के पानी के भरोसे रहना पड़ रहा है, लेकिन आज भी लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ी। करीब 2 हफ्ते से ज्यादा समय से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरकेश नगर की ये तस्वीरें हैं जहां पानी के टैंकर से पानी निकालने के लिए आपाधापी और मारामारी मची हुई है। लोग टैंकर की छतों पर चढ़कर पाइपों के जरिए पानी निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनके पास पाइप नहीं होते, वो बगैर पानी के ही रह जा रहे हैं। पिछले गर्मी में रोज टैंकर आता था, इस गर्मी में आ ही नहीं रहा टैंकर, एक दिन बाद आता है, कहाँ से होगा। आप दिल्ली के चिल्ला गांव की ये तस्वीर देखिए, लोग पानी के लिए लाइन में लगे हुए हैं। लोगों की शिकायत ये है कि सालों से ये समस्या बनी हुई है। लोगों ने कई बार शिकायत की कि पाइपलाइन बिछाई जाए जिससे उनके घरों तक पानी पहुंचे, लेकिन मांगों को अनसुना किया गया। गर्मी को पानी की कमी हो रही है, बच्चे सब लाइन में लगे हुए हैं, बहुत बड़ी समस्या है पानी की यहाँ पे। मेरे को तो कम से कम हो गए यहाँ 8-10 साल, तो जब से ही मैं देख रहा हूँ कि परेशानी टैंकर से ही पानी भरा जाता है। जल मंत्री अनशन पर बैठी हैं, जिसके बाद दिल्ली के एलजी ने मोर्चा संभाला है। उम्मीद है कि कुछ दिनों में लोगों के पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। आज से 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू हुआ। संसद सत्र शुरू होने से पहले बोले प्रधानमंत्री, सरकार चलाने के लिए बहुमत जरूरी है, देश चलाने के लिए लेकिन सहमति जरूरी है।
सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र शुरू होने से पहले। जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। और मैं इसके लिए देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गत 10 वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्तावित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कल आपातकाल के 50 साल पूरे, लोगों को जेलों में बंद किया गया। 50 साल पहले लोकतंत्र पर काला धब्बा, अब कोई आपातकाल नहीं लगा सकता। 25 जून न भूलने वाला दिन है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। और पीएम मोदी के आपातकाल पर दिए बयान पर कांग्रेस ने जवाब दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल तो अभी भी लागू है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। देखो, 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद, थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। धन्यवाद। ये देखिए, और संसद के पहले दिन विपक्ष ने अपने कड़े तेवर दिखाए हैं। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने संसद परिसर में संविधान की प्रति लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति से नाराज सोनिया गांधी समेत इंडी गठबंधन के नेता संविधान की किताबें लेकर पहुंचे। संसद के पहले दिन ही नेताओं ने सरकार पर संविधान तोड़ने का आरोप लगाया। विपक्षी सांसदों ने संसद में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। पीएम मोदी के शपथ लेने के दौरान भी विपक्ष ने सदन में संविधान की कॉपी लहराई। इसमें टीएमसी के नेता भी शामिल थे। मांग है कि देश का संविधान को रक्षा करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड चले आएंगे। कभी सेकुलरिज्म संविधान में रहे कि ना रहे हम लोग नहीं पता है। हमारे भारत बांग्लादेश में एग्रीमेंट होते हैं, वो पश्चिम बंगाल के सरकार को बुलाते नहीं, एक तरफा सब कुछ कर लेते हैं। कोई भी पोस्ट में बैठाना की बात हो, किसी दूसरी की बात हो,
कांग्रेस बहुत बार परंपरा तोड़ चुकी है और जिन्होंने इमरजेंसी जैसी चीज़ को इम्पोज किया है उनको परंपरा की बात नहीं करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव भी आज अपने सांसदों के साथ संविधान की कॉपियां लेकर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से भी वो मिले। दोनों के बीच क्या कुछ बातें हुई, देखिए ये रिपोर्ट। सिर पर लाल टोपी, गले में गमछा और हाथों में संविधान लिए 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दिन अखिलेश यादव, डिम्पल यादव समेत समाजवादी पार्टी के सभी सांसद सदन पहुंचे और कांग्रेस की तरह ही विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता दोनों के हाथों में संविधान थे। मकसद एक, कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से संसद की सीढ़ियों पर मिले। मुलाकात के बीच दोनों ने हाथ भी मिलाए, लेकिन देखिए खड़गे ने केवल हाथ मिलाने की रस्म अदायगी भर निभाई, केवल उंगलियां छुआई और फिर खड़गे साहब आगे बढ़ गए। सोनिया गांधी से भी अखिलेश ने कुछ बातें की और बगैर रुके वो आगे निकलती गई। धर्मेंद्र प्रधान आज जब सांसद पद की शपथ ले रहे थे उस वक्त विपक्षी सांसदों ने नीट पेपर लीक को लेकर नारेबाजी की। सांसदों ने नीट के नारे लगाए। तो ये उस वक्त की तस्वीरें जब धर्मेंद्र प्रधान सांसद के तौर पर शपथ लेने के लिए पहुंच रहे थे और उस वक्त किस तरीके से सदन के भीतर नीट को लेकर नारेबाजी हुई है, ये आप सुन सकते हैं। और अब बात राधा रानी पर दिए बयान पर मचे घमासान की। मथुरा के बरसाना में महापंचायत इसी मुद्दे को लेकर जारी है। पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान को लेकर पंचायत हो रही है। राधा रानी को लेकर की गई थी टिप्पणी। प्रदीप मिश्रा ने कहा था रावल गांव की हैं राधा, पंचायत में शामिल हैं ब्रज के तमाम साधु संत। और प्रदीप मिश्रा की इस टिप्पणी को लेकर नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। मथुरा आपको लिए चलते हैं। बरसाना से हमारे संवाददाता शिवांग माथुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांग, प्रदीप मिश्रा ने जो टिप्पणी की थी उसे लेकर खासा बवाल मचा, तमाम साधु संतों ने नाराजगी जताई, लेकिन अब इस महापंचायत को जो अंजाम दिया जा रहा है इसका क्या एजेंडा है, इसमें क्या होने वाला है? देखिए, बरसाना में ये जो महापंचायत बुलाई गई है, पहले मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि मथुरा, वृंदावन और ब्रज के इलाके से यहाँ पे भारी संख्या में जो है वो साधु संत और संत समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। मंच से सीधे तौर पे ये कहा जा रहा है कि प्रदीप मिश्रा को बरसाने आना होगा, राधा रानी से माफ़ी मांगनी होगी, नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी होगी और अपने वीडियो में ये कहना होगा कि जो कुछ उन्होंने कहा है उस पर वो शर्मिंदा है। हमारे साथ कुछ और संत भी हैं, यहाँ पे महामंडलेश्वर हैं। ये बताएं कि यहाँ मंच से मैंने तमाम लोगों के भाषण सुने हैं, तमाम लोगों ने ये कहा है कि माफ़ी मांगनी होगी, लेकिन प्रदीप मिश्रा साफ कर चुके हैं कि वो यहाँ नहीं आ सकते। जी, मैं सबसे पहले अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद आपके चैनल TV9 के माध्यम से सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और जो प्रदीप मिश्रा ने अपराध किया है वो जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने सभी सनातनियों की इष्ट और परमालादिनी शक्ति श्री राधा जी का अपमान किया है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है कि राधा तत्व है क्या। और उन्होंने अपने मंच से जो राधा तत्व के ऊपर बोला है कि रायण गोप से शादी विवाह किया है, राधा तो उनकी परमालादिनी शक्ति हैं, परमांतरंग भूता हैं। इसलिए इस अपराध का एक ही दंड है कि उनको यहाँ बरसाना में आकर के नाक रगड़ करके क्षमा मांगनी चाहिए और सोशल मीडिया पर भी क्षमा मांगनी चाहिए। आप बताएं, ये बताएं कि आपने भी भाषण दिया है, ये जितने भी संत यहाँ पे पहुँचे हैं वो कह रहे हैं माफ़ी मांगनी चाहिए, पर प्रदीप मिश्रा आने को तैयार नहीं है। अगर प्रदीप मिश्रा यहाँ आकर के श्री राधा रानी के चरणों में माफ़ी नहीं मांगते हैं तो ये पंचायत कड़े से कड़े उनके ऊपर प्रतिबंध लगाएगी और उनको व्यासपीठ से निष्कासित होने के लिए भी जो है कि ये पंचायत निर्णय ले सकती है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं और भी बहुत सारे, महाराज ये बता दें बस,
बहुत सारे यहाँ पे जो संत हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में आसपास के ब्रिज के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे महापंचायत को सुनने के लिए पहुँचे हैं और आखिर में जब महापंचायत का फैसला होगा वो अंत में बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल मंच से जो डिमांड की जा रही है वो यही की जा रही है कि कथावाचक है सीहोर के मध्य प्रदेश के प्रदीप मिश्रा, उनको यहाँ पे अपने स्टेटमेंट पे माफ़ी मांगनी होगी। साथ साथ जो वो कथा करते हैं व्यासपीठ की गद्दी से, तो व्यासपीठ की गद्दी से ही यहाँ से डिमांड की जा रही है कि वो माफ़ी मांगे और कहें कि जो कुछ उन्होंने कहा है वो कहीं ना कहीं उस पर लज्जित महसूस करते हैं। जी शुक्रिया शिवांग, ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो पंचायत बैठा दी गई है, आप साधु संतों को सुन रहे थे और प्रदीप मिश्रा से माफी की मांग की जा रही है उनके बयान को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में टॉय ट्रेन से गिरकर एक बच्चे की मौत हो गई। ये घटना अभिभावकों को सावधान करने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। टॉय ट्रेन के पलटने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। ये तस्वीरें चंडीगढ़ के एलांत मॉल की बताई जाती हैं। बताया जाता है कि जिस समय टॉय ट्रेन पलटी कई बच्चे उसमें सवार थे। सीसीटीवी में देख सकते हैं कि टॉय ट्रेन से बच्चा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। इसी दौरान मोड़ लेती टॉय ट्रेन का अंतिम डब्बा पलट गया। हादसे के बाद टॉय ट्रेन से 10 साल का शहबाज नीचे गिर गया। बताया जाता है कि हादसे के बाद बच्चे के सर पर गंभीर चोटें आई, जिसके बाद बच्चे को सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रेन को भी अपने कब्जे में ले लिया है। ये 9:30 बजे की घटना है। कंप्लेंट आई है कि टॉय ट्रेन पलट गई और एक बच्चा उसके नीचे दब गया है। अभी एफआईआर होगी है, अपना इन्वेस्टिगेशन जारी है। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और कौन-कौन है? अभी एक को अरेस्ट किया है, बाकी जांच जारी है। पीड़ित परिवार पंजाब के नवा शहर का रहने वाला बताया जाता है। वो छुट्टियों में पंजाब से घूमने आया था, जहां ये दर्दनाक हादसा हो गया। और अब बात है कैसे वीडियो की जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है इस वीडियो में, आइए आपको दिखाते हैं। इस वीडियो के बारे में आपको कुछ बताएं उससे पहले इस वीडियो को एक नजर देख लीजिए। देखिए किस तरह से कुछ लोगों को खदेड़ते हुए पीटा जा रहा है। ये वीडियो यूपी के बरेली का है, जहां नवाबगंज के एक बारात घर में जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ बाराती बिरयानी में लेग पीस नहीं मिलने पर भड़क गए, जिसको लेकर ये विवाद शुरू हुआ। विवाद इस कदर बढ़ गया कि वहाँ मौजूद लोगों ने बारातियों को ही पकड़ पकड़ कर पीटना शुरू कर दिया। बारातियों के कपड़े फाड़ दिए गए। लोगों के हाथ में जो कुछ भी आया उसे उठा उठा कर बारातियों को पीटा गया। कोई खाने के पतीलों पर गिरता नजर आया तो कुछ को जमीन पर खदेड़ खदेड़ कर पीटा गया। इसी भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने मारपीट के इस वीडियो को अपने कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। पुणे के एक पब में ड्रग्स पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद सीएम ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एमएनएस नेता राज ठाकरे ने भी इसे सही ठहराया। पुणे के इस लिक्विड लीजर लाउंज होटल पर लोगों का गुस्सा फूटा। शटर बंद था, जिसकी वजह से गुस्साए लोगों ने बाहर ही जमकर तोड़फोड़ की। होटल पर लोगों का गुस्सा फूटने के पीछे कारण है ड्रग्स पार्टी। बताया जाता है कि आज सुबह तक यहां ड्रग्स पार्टी की गई। पार्टी के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। खबर के बाद यहां से साउंड बॉक्स समेत कई सामान को पुलिस ने जब्त किया है, जिनका इस्तेमाल पार्टी के लिए किया जा रहा था। पुलिस ने होटल मालिक और मैनेजर समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में आयुक्त ने 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। ड्रग्स कहां से लाई गई और इस मामले में और कौन-कौन शामिल है, एंटी नार्कोटिक सेल इन सवालों पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मुंबई जसं आपण मुंबईमध्ये करतोय तसं ड्रग मुक्त महाराष्ट्र झाला पाहिजे, अशा प्रकारची सरकारची भूमिका। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कल आएगा फैसला। दिल्ली हाई कोर्ट जमानत पर कल सुनाएगा फैसला। ईडी की अर्जी पर कल हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला। दोपहर 2:30 बजे दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आएगा। और पीयूष पांडे और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। पीयूष, इससे पहले अरविंद केजरीवाल की जमानत फंस गई थी, और लेकिन अब कल पर निगाहें हैं, कल क्या होता है? दिल्ली हाई कोर्ट अब कल फैसला सुना देगा और निचली अदालत यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से जो अरविंद केजरीवाल को जमानत प्रदान की गई है उस पर जो रोक है
उस पर स्पष्ट फैसला हाईकोर्ट की ओर से आएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की थी और हाईकोर्ट में चूंकि मैटर पेंडिंग था और हाईकोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा था, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मामले पर अगली तारीख सुनवाई के लिए दी है। अब देखते हैं कि हाईकोर्ट कल इस मामले पर क्या फैसला देता है। अगर हाईकोर्ट इस मामले पर निचली अदालत के फैसले की प्रति के आधार पर फैसला देगा तो ये माना जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल को जो राहत निचली अदालत से मिली थी वो आगे बरकरार रहना मुश्किल है। लेकिन अगर वो अन्य जो आधार हैं निचली अदालत के फैसले के तो अगर उन पर जाता है तो फिर राहत कल दोपहर 2:30 बजे पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। गेहूं की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने स्टॉक लिमिट लगा दी है। नई स्टॉक लिमिट आज से ही लागू होगी। गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाए जाने के बाद सरकार को उम्मीद है कि इससे व्यापारी गेहूं खुले बाजार में बेचने के लिए मजबूर होंगे और दाम कम होंगे। सरकार की नई स्टॉक लिमिट के मुताबिक होलसेल व्यापारी 3000 टन और रिटेलर 10 टन गेहूं रख सकेगा। व्यापारियों को 30 दिन के अंदर लिमिट का पालन करना होगा। स्टॉक लिमिट 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी, यानी तय मात्रा से अब ज्यादा का गेहूं अपने गोदामों में नहीं रख पाएंगे। पिछले एक साल में गेहूं की कीमतें 5.5% बढ़ी हैं, जिसका कारण गेहूं की सप्लाई का प्रभावित होना बताया जा रहा था, जिसके बाद सरकार ने गेहूं की कीमतें काबू में रखने के लिए ये कदम उठाया है। सरकार ने कहा कि गेहूं स्टॉक की कोई कमी नहीं है। गेहूं की कीमतें कम करने के लिए सरकार के पास सभी विकल्प खुले हैं। स्टॉक लिमिट का कदम सरकार ने एहतियातन उठाया है। इस बीच खबर यह भी है कि सरकार गेहूं पर आयात ड्यूटी में भी कटौती कर सकती है। अभी गेहूं पर 40% की आयात ड्यूटी लगती है। इससे पहले चने, तुअर पर सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई थी। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को बढ़ाने में चीन कैसे पाकिस्तान की मदद कर रहा है, मुठभेड़ में मारे गए आतंकी के पास से बरामद अत्याधुनिक गैजेट से इसका पता चला। जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ खत्म होने के बाद पाकिस्तान चीन की नापाक साजिश फिर सामने आई है। आईएसआई और पाक सेना आतंकवादियों को नापाक साजिश रचने के लिए हर तरह से मदद कर रहे हैं। सेना के ऑपरेशन बजरंग में बाग का रहने वाला रफीक पासवाल नाम का एक आतंकी मारा गया। चीन के बने हथियार, ड्राई फ्रूट, पाक और भारतीय करेंसी के साथ बेहद एडवांस टेलीकॉम गियर अल्ट्रासेट बरामद हुआ है। अल्ट्रासेट का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना करती है। यह आतंकवादियों के हाथों में कैसे पहुंचा समझना मुश्किल नहीं। अल्ट्रासेट अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पर काम करता है। अल्ट्रासेट हैंडसेट, जीएसएम या सीडीएमए जैसी पारंपरिक मोबाइल टेक्नोलॉजी पर काम नहीं करता, बल्कि मैसेज भेजने और प्राप्त करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करता है। ये सीमा पार बने कंट्रोल स्टेशन से जुड़ा होता है। अल्ट्रासेट से मैसेज का आदान प्रदान चीनी सैटेलाइट के माध्यम से होता है। ड्रैगन किस तरह एलओसी पर पाकिस्तान के रक्षा तंत्र को मजबूत कर रहा है, ये एक बार फिर साफ हुआ है। आतंकियों के पास से इतने आधुनिक गैजेट्स मिलना बताता है कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से ट्रेनिंग, हथियार, गोला बारूद मिलना जारी है। और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से बड़ी खबर है। पिछले 7 साल में बाबा विश्वनाथ मंदिर की आमदनी में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। हर हर महादेव। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से सांसद चुने गए। इस दौरान उन्होंने वाराणसी कॉरिडोर समेत कई विकास कार्यों को नया रूप दिया, जिसका नतीजा अब सबके सामने आया है। विश्वनाथ धाम के विस्तार और सुविधाओं की वजह से दान और दर्शनार्थियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। बताया जाता है कि यूपी में सीएम योगी और केंद्र में मोदी की डबल इंजन सरकार में काशी को विश्व स्तरीय सुविधा मिली है। सुविधाएं बढ़ने से दुनिया के हर कोने से श्रद्धालुओं का काशी पहुंचना आसान हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना काल के बाद फिर से भक्तों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। 13 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी के विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद मई 2024 तक बाबा के भक्तों की संख्या 16.22 करोड़ तक पहुँच गयी है। 2017-2018 में मंदिर की आय 20 करोड़ 14 लाख से ज्यादा थी, जो 4 गुना से ज्यादा बढ़कर 86 करोड़ 79 लाख के पार पहुंच गई है। पीएम लगातार काशी के विस्तार में जुटे हैं। तीसरी बार वाराणसी से सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने यहां 16 घंटे बिताए और बाबा विश्वनाथ की आराधना की। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। इस मामले पर टीवी9 संवाददाता अंकित भट्ट की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
बाबा बर्फानी की यात्रा 29 जून को शुरू हो जाएगी। 28 जून को पहला जत्था जो है वो जम्मू से रवाना होगा। वहीं आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को पूरा चाक चौबंद किया गया है। लोगों से पूछा जा रहा है कहीं आपके घर में कोई किराएदार तो नहीं। अगर आपने किराएदार रखा है तो उसकी वेरिफिकेशन अगर आपने की है तो वो साझा करें। उसके साथ साथ आपको बता दें कि पहली बार इस तरीके की जो पहल है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। पुलिस के जवानों को, ऑफिसर्स को देख सकते हैं हर घर में यहाँ पर जाकर जो लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी लोगों को हिदायत दी जा रही है कि अगर कोई भी संदिग्ध यहाँ पर दिखता है तो तुरंत पुलिस को इत्तला करे। ये जिस इलाके में हम मौजूद हैं ये भगवती नगर का इलाका है और यहीं पर बाबा बर्फानी का जो पहला बेस कैंप है जम्मू में, वहाँ के आसपास के इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो यहाँ पर वेरिफिकेशन जो है वो कर रही है।